हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं दीपक द्वारा आपका वापस से एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। और आज हम कल की जो श्रृंखला थी उससे आगे अपन डिस्कस करते हैं। और उस डिस्कशन में आपको पता है कि अपन प्रीवियस ईयर के जितने भी रीट मेंस में 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आगे अपन लेकर के चल रहे हैं। और उन सभी क्वेश्चनों के साथ अपन देखते हैं, लास्ट डे अपने लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उससे आगे की श्रृंखला जो है यो आपकी स्क्रीन के सामने। पहला ही क्वेश्चन है बच्चों की, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मतलब अधिगम अक्षम मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज। कौन सा? लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं एक बालक की। लर्निंग डिसेबल्ड ऐसा बालक जो बोलने पढ़ने या लिखने में कोई असक्षम हो, गणितीय संक्रिया करने में असक्षम हो, ऐसे बालकों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो वो एक देखा है। अतिक्रिया प्रवृत्ति, ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। सांवेगिक अस्थिरता ये भी है। अवधान में कमी, कंसंट्रेशन में एक कंसंट्रेशन कम होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चारों की चारों विशेषता हैं वो इसकी अवधान अक्षम बालक की विशेषता मानी गई हैं। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे इनमें से ये संवेगीय स्थिरता, अवधान की कमी, अतिक्रिया प्रवृत्ति, लिखने में समस्या, लेखन में समस्या, पठन में समस्या, पठन में समस्या। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऐसे लोग जो संवेगीय रूप से या ऐसे जो अधिगम अक्षम वाले लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, इनके जो रोग है, ये जो रोग है, इस रोग का पूर्ण उपचार नहीं होता। इस रोग का पूर्ण उपचार संभव नहीं है। पूर्ण उपचार संभव नहीं है। अच्छा, उपचार के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके उपचार के लिए केवल इसका अभ्यास किया जा सकता है। इसका उपचार क्या है? केवल इसका अभ्यास ही इसका उपचार है। इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, पूरी तरीके से इसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर अपन थोड़ा अभ्यास करें तो अभ्यास के माध्यम से हम इन चीज़ों को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसका इलाज संभव नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। खाली जगह के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। निम्न जो अपना ये जो टॉपिक है आपके इंटेलिजेंसी नामक टॉपिक से ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, कुछ एक कथन है, और वो कथन किसके द्वारा कहा गया है कि बुद्धि परीक्षण, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह उक्त कथन कहा गया है आपके बोरिंग के अनुसार। किसके अनुसार? बोरिंग के अनुसार यह कथन कहा गया है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो अपन देखते हैं, मैस्लो के अनुसार ये इसका जो राइट आंसर है मैस्लो भी है। अब्राहिम मैस्लो इसको कहा जाता है। मैस्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकताएं आती हैं। मतलब मैस्लो के अनुसार अब्राहिम मैस्लो ने अब्राहिम मैस्लो ने 1915 में व्यक्ति की आवश्यकताएं बताई। व्यक्ति की आवश्यकताएं या फिर ये आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जबकि इस सिद्धांत में विकास जो किया था वो 1954 में किया था। और जबकि इसमें जो संशोधन किया था, संशोधन इस सिद्धांत में किया गया था आपके 1959। ओके। नेक्स्ट, अगर अगर थोड़ा सा व्यू मैंने आपको टच किया है, अगर इसके ऑप्शंस देखा जाए कि मैस्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता कौन सी आती है, सम्मान की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता। तो इसमें सबसे पहली जो आवश्यकता मानी जाती है वो दैहिक आवश्यकता, या इसको शारीरिक आवश्यकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिक आवश्यकता भी कहा जाता है इस आवश्यकता को। यह है व्यक्ति की पहली आवश्यकता मानी है मैस्लो ने। और देखते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं। एक बार पूरा ही सिद्धांत एक बार देख लेते हैं। ये जो सिद्धांत है हमारा, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, अपन इसको पढ़ते हैं। आवश्यकता
पदानुक्रम सिद्धांत हम पढ़ते हैं बच्चों। और आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया किसने था? तो ये सिद्धांत दिया था अब्राहिम मैस्लो ने। किसने? अब्राहिम मैस्लो के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। अच्छा, यह सिद्धांत दिया कब गया था? तो यह जो सिद्धांत दिया था 1915 में पहली बार ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक में। एक पुस्तक है जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जबकि इस सिद्धांत का जो विकास है वो किया गया था 1954 1954 के अंतर्गत 1954 में इसका विकास किया गया। और उस समय इस सिद्धांत के माध्यम से मैस्लो ने एक बालक या एक व्यक्ति की 5 आवश्यकताएं बताई। कितनी आवश्यकताएं बताई बच्चों? 5 आवश्यकताएं बताई। और 5 आवश्यकताओं को इन्होंने एक अनुभव शंकु अनुभव शंकु पर इन पांचों आवश्यकताओं को जमाया। और वो 5 आवश्यकता एक्चुअली हैं कौन कौन सी, तो वो देखते हैं अपन। तो 5 आवश्यकताएं सिंपल वे में इन्होंने निम्न से उच्च क्रम में 5 आवश्यकताएं जमाई। कितनी आवश्यकता जमाई बच्चों? 5 आवश्यकताएं जमाई। और 5 आवश्यकताओं में जो पहली जो आवश्यकता है वो है शारीरिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? शारीरिक आवश्यकता। अच्छा, सिंपल सा अगर आप एक सिंपल सा एक ट्रिक अगर आप इसके लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने कल भी बोला था कि हमारी पूरी की पूरी साइकोलॉजी ट्रिकी बेस्ड है। और उस ट्रिकी के लिए एक छोटी सी ट्रिक आप यूज करेंगे। सासू को सम्मान देने से, सासू को समाज में सम्मान देने से, समाज में सम्मान देने से आत्मसिद्धि बढ़ती है। आत्मसिद्धि बढ़ती है। सासू को समाज में सम्मान देने से आत्मसिद्धि बढ़ती है। सा से एक हो गई आवश्यकता आपकी शारीरिक आवश्यकता। सू से एक आवश्यकता बढ़ती है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता। कौन सी? सुरक्षा की आवश्यकता। और तीसरी होती है समाज से एक आवश्यकता होती है आपकी सामाजिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता बच्चों? सामाजिक आवश्यकता। और सम्मान से एक शब्द बढ़ता है आपका आत्मसम्मान की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? आत्मसम्मान की आवश्यकता यहाँ पे अपन बात करते हैं। और अंत में एक जो आवश्यकता है वो आवश्यकता कौन सी मानी गई है? आपकी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? आत्मसिद्धि की आवश्यकता को यहाँ पर माना गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको कहा जाता है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता इसको कहा जाता है। मुद्दे की बात यह आती है कि मैस्लो ने इस शारीरिक आवश्यकता को सबसे निम्नतम आवश्यकता माना। सबसे निम्नतम आवश्यकता माना। और आत्मसिद्धि की आवश्यकता को सबसे उच्चतम आवश्यकता माना। क्या माना? सबसे उच्चतम आवश्यकता माना। तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन तो आपको ये दे दिए जाते हैं कि सबसे निम्नतम आवश्यकता कौन सी मानी गई है, या सबसे पहली आवश्यकता कौन सी मानी गई है, और सबसे उच्चतम आवश्यकता कौन सी मानी गई। याद रखने 1954 की बात है। संशोधन के बाद ये क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। तो 1954 के समय में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न से उच्च क्रम कौन सा है, तो ये जो है ये क्रम कौन सा है? निम्न से उच्च क्रम। कौन से? निम्न से उच्च क्रम माना जाता है बच्चों। मुद्दे की बात थोड़ा सा यहाँ पे अलग करते हैं कि ये जो संशोधन होता है आपके 1959। संशोधन कब होता है? 1959। 1959 में एक संशोधन होता है। और उस संशोधन के माध्यम से 3 आवश्यकताएं और बढ़ा दी जाती हैं। इस मैस्लो के द्वारा कितनी आवश्यकताएं और बढ़ाई जाती हैं? 3 आवश्यकताओं के बारे में 3 आवश्यकताएं और बढ़ा दी जाती हैं। और वो 3 आवश्यकताएं हैं कौन कौन सी, इसके लिए भी आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रखने की कोशिश करेंगे। मेरी समझ में मेरी समझ में सौंदर्य श्रेष्ठ है। मेरी समझ में सौंदर्य श्रेष्ठ है। सौंदर्य श्रेष्ठ है।
मेरी समझ में क्या श्रेष्ठ है? सौंदर्य श्रेष्ठ है। तो ये एक ट्रिक और हो जाएगी आपकी, दो ट्रिक से पूरा सिद्धांत आपका कंप्लीट होता है। अब आप देखेंगे सर ये कैसे, इसको डिकोड कैसे करेंगे? तो याद रखना समझ की आवश्यकता, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे रख लेते हैं। क्या लाइन थी? मेरी समझ में सौंदर्य श्रेष्ठ है, बस ये ट्रिक है, हालांकि ये समझ नहीं है मेरी। श्रेष्ठ है, मेरी समझ में सौंदर्य श्रेष्ठ है। तो सिंपल वे में यहां से आप निकालते हो समझ की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? समझ की आवश्यकता, आप इसको कह सकते हैं। अगली है सौंदर्य की आवश्यकता, सौंदर्यता की आवश्यकता। अगली है श्रेष्ठता की आवश्यकता, श्रेष्ठता की आवश्यकता, श्रेष्ठता की आवश्यकता। अच्छा, अगर संशोधन के बाद हम सबसे उच्चतम आवश्यकता की बात करें, तो संशोधन के बाद जो सबसे उच्चतम आवश्यकता है, संशोधन के बाद, संशोधन के बाद सबसे उच्चतम जो आवश्यकता है वह है श्रेष्ठता की आवश्यकता, श्रेष्ठता की आवश्यकता। और निम्नतम जो आवश्यकता है वह है आपकी शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। ओके, तो ये पूरा आपका एक सिद्धांत कंप्लीट होता है यहां से। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1915, 1915 में दिया गया। कौन सी पुस्तक? अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। विकास कब किया गया? 1954 में इसका विकास किया गया। उस समय 5 आवश्यकताएं बताई, और 5 आवश्यकताओं में कौन कौन सी आवश्यकताएं? सिंपल सी ट्रिक याद रखना। सासू को समाज में सम्मान देने से आत्मसिद्धि मिलती है। सा से शारीरिक आवश्यकता, सु से सुरक्षा की आवश्यकता, समाज से सामाजिक आवश्यकता, सम्मान से आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ओके, नेक्स्ट अगर अपन चले, मेरी समझ में सौंदर्य श्रेष्ठ है, ये संशोधन के बाद की स्थिति है। और जो संशोधन होता है, संशोधन कब होता है बच्चों? 1959, 1959। और उस समय कितनी आवश्यकताएं बताई? 3 आवश्यकताएं बताई, 3 आवश्यकताएं और बताई गई थी, जो आपके सामने, समझ की आवश्यकता, सौंदर्यता की आवश्यकता और श्रेष्ठता की आवश्यकता। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंपल सी अगर अपन बात करें, आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर तुम्हें क्या देख के दवाई दे देता है? क्या डॉक्टर आपको देखते ही आपकी पूरी डिजीज, पूरी बीमारियों के बारे में बता लेता है क्या? नहीं, पहले निदान करता है, उसके बाद उपचार करता है। पहले आपसे पूछता है, उसके बाद उपचार करता है। तो वैसा ही काम है डायग्नोस का। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की कमजोरी का पता लगाना, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना, विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि का विकसित करना, और मूल्यांकन करना। ये तो चलो एक यूनिवर्सल उद्देश्य हो सकता है, लेकिन सबसे मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है छात्र की कमजोरी का पता लगाना। तो यही इसका एक राइट आंसर है, छात्र की कमजोरी का पता लगाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन पहुंचते हैं। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों की तरह चलता है, यह उदाहरण है। तो याद रखना, लास्ट क्वेश्चन में, या फिर आप एक चीज अगर मैच कर पा रहे हो, तो प्रत्येक क्वेश्चन में, सॉरी, प्रत्येक पेपर के अंतर्गत समायोजन जैसे छोटे टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आना तय है। और वो भी सिंपल से पॉइंटों से आ रहा है। देखो, एक ऐसा बालक, एक 8 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों की तरह चलता है, मतलब कि अपनी पूर्व की स्थिति में लौटता है। बालक, बालक अपनी पूर्व की स्थिति में लौटता है, स्थिति में लौटता है। और वो स्थिति क्या कहलाती है? प्रतिगमन। क्या कहलाती है?
प्रतिगमन। पूर्व की स्थिति में लौटना क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। दमन नहीं होगा, युक्तिकरण नहीं होगा, क्षतिपूर्ति नहीं होगी, प्रतिगमन इसका राइट आंसर है। अच्छा, अगर अपन बात करें दमन की, तो दमन क्या है? अचेतन मन में, अचेतन मन में, अचेतन मन में किसी इच्छा को बलपूर्वक दबा देना, किसी इच्छा को बलपूर्वक दबा देना, किसी भी इच्छा को बलपूर्वक दबा देना क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करें युक्तिकरण और क्षतिपूर्ति की। युक्तिकरण क्या है? युक्तिकरण एक ऐसी स्थिति होती है जहां एक बालक के सामने दो परिस्थितियां होती हैं कि बार बार प्रयास के बाद भी अगर कोई चीज प्राप्त नहीं होती है तो बालक उसी चीज में अपनी एक उसी चीज में कोई खोट निकाल देता है कि जैसे बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी फॉक्स की। क्लेवर फॉक्स, अगर उसको अंगूर बार बार प्रयत्न के बाद भी नहीं मिले थे तो उन्होंने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। और एक एक ये स्थिति होती है कि अपनी बुरी स्थिति को भी अच्छा बताना, अपनी बुरी स्थिति को भी अच्छा बताना क्या कहलाएगा आपका? एक नींबू मीठे वाली स्थिति बनती है। यहाँ पे दो स्थिति बनती है। एक तो बनती है अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे, और एक दूसरी स्थिति होती है नींबू मीठे। ये दोनों ही स्थिति होती हैं और दोनों ही स्थितियों का प्रयोग किसमें किया जाता है? युक्तिकरण में। कंपनसेटरी क्षतिपूर्ति उपाय। कंपनसेटरी क्या है? जैसे आप में से कुछ एक बच्चे होंगे जैसे जिनको अंग्रेजी में कोई दिक्कत होगी। हालांकि आज के टाइम पे इतने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथोफोबिया, जैसे गणित में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो गणित वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि जितनी मेहनत हम गणित में कर रहे हैं उससे अच्छा है कि हम जीके पढ़ लें, उससे अच्छा है इंग्लिश पढ़ लें, उससे अच्छा है कंप्यूटर पढ़ लें। ऐसी कोई भी विषय मतलब एक क्षेत्र की कमी को जब दूसरे क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है, वो स्थिति क्या कहलाती है? क्षतिपूर्ति। एक क्षेत्र की कमी को, एक क्षेत्र की कमी को, एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र से प्राप्त करना, दूसरे क्षेत्र से प्राप्त करना क्या कहलाता है? आपके कंपनसेटरी या क्षतिपूर्ति उपाय कहलाता है। और इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा है बच्चों? प्रतिगमन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। देखो आपको कल बहुत अच्छे से मैंने आप समझाया था। सिंपल सी ट्रिक थी, 1 2 3 बहुसा प्रतीत, बहुसा प्रतीत। इस ट्रिक को याद रखो और पूरा माहौल गर्म हो जाएगा। ए एस जी था और था। लेकिन हमें काम करना है यहाँ पे। द्वैत तत्व सिद्धांत दिया किसने था? द्वैत तत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। तो इन्होंने अपने स्पीयरमैन के अनुसार एक बालक में कितने प्रकार, बालक में एक बालक की बुद्धि में कितने तत्व बताए इन्होंने? दो तत्व बताए। और दो तत्व कौन कौन से? एक तो सामान्य तत्व, सामान्य तत्व, और दूसरा विशिष्ट तत्व। और इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जी इंगित किसको करता है? ये जनरल, और ये स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। तो यह इंगित करता है एस तत्व को और यह इंगित करता है जी तत्व को। और जी तत्व को इंगित कौन करता है? सामान्य बुद्धि। बिल्कुल राइट आंसर है आपका कि स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व कौन किसको, कौन सी बुद्धि को इंगित करता है? तो सामान्य बुद्धि को यह इंगित करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे अगर अपन चलें तो नेहा ने नवीनतम चलचित्र, नेहा ने नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है। मतलब नेहा एक नई पिक्चर दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उत्तम उदाहरण है। देखो सिंपल सी बात अपन एक करें, एक टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, कौन सा? अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा सिंपल सी बात है, अभिप्रेरणा है क्या? अगर अभिप्रेरणा की अपन बात करें, अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें
तो ऐसी एक स्थिति देखते हैं अपन कि अभिप्रेरणा का अंग्रेजी जो पर्याय है वो मोटिवेशन, क्या, मोटिवेशन, जो लैटिन भाषा के मोवेर शब्द से बना है, किससे बना है, मोवेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, टू मूव। अच्छा, मुद्दे की बात ये आती है कि आंतरिक या अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है, कौन सा बल है, ऐसा आंतरिक बल है जो प्राणी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो प्राणी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब एक ऐसी स्थिति में कौन सा अभिप्रेरणा बल लगता है, आंतरिक बल, बाह्य अभिप्रेरणा, इसको नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। ओके, और इसको सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। ऐसा कोई कार्य जब व्यक्ति स्वयं की इच्छा से करता है, जब व्यक्ति स्वयं की इच्छा से करता है, तो स्वयं की इच्छा के माध्यम से जो कार्य किया जाता है उसके पीछे कौन सा अभिप्रेरणा काम करता है, आंतरिक अभिप्रेरणा काम करता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की अगर तरफ चलते हैं। अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखो सिंपल सा अभी एक क्वेश्चन करके आए हैं हम अभिप्रेरणा से, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है आपके अभिप्रेरणा चक्र से, मोटिवेशन साइकिल से। कोई भी जहां हम गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है। अब खाने की इच्छा अभिप्रेरणा के कारण होती है, या अंतर्नोद के कारण होती है, या आवश्यकता के कारण होती है, या बाह्य अभिप्रेरणा के कारण होती है। तो आप इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। अगर देखा जाए तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत आपकी तीन एक स्थिति है जिसमें आप अभिप्रेरणा चक्र की आप बात करते हो। किसकी बात करते हो, अभिप्रेरणा चक्र की आप बात करते हैं। अभिप्रेरणा चक्र दिया किसने, सबसे पहले तो यही बात तो आ जाती है, तो अभिप्रेरणा चक्र दिया था हिलगार्ड ने। किसने, हिलगार्ड ने। अभिप्रेरणा चक्र पर प्रयोग किसने किया, तो प्रयोग किया था आपके वुडवर्थ ने। किसने, वुडवर्थ ने किया था। अभिप्रेरणा चक्र में कितने तत्व हैं, तो इसमें तत्वों की संख्या थी 3, और वो है एन डी आई, नीड ड्राइव इंसेंटिव। अच्छा, अगर देखा जाए तो अभिप्रेरणा, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। अंतर्नोद, प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता किसी भी प्राणी के शरीर में किसी अधिकता या न्यूनता को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, अधिकता या न्यूनता को प्रदर्शित करती है, या यह कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अंतर्नोद क्या है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन को वापस से पढ़ो। उसे खाने की इच्छा होती है, मतलब क्रिया या कार्य, ऑब्वियसली क्रिया। तो ऐसी स्थिति में इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों, आपका अंतर्नोद। क्या जाएगा, अंतर्नोद इज द राइट आंसर, जिसको आप ड्राइव भी कहते हैं, चालक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, सही है। विकास लंबवत सीधा ना होकर, लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। देखो यही गलत है आपका, यह है वाक्य कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है। तो विकास के बारे में कौन सा एक सही है, सॉरी सही नहीं है। तो बाकी के ये जो तीन हैं ए बी सी तो सही है, जबकि ये डी ऑप्शन गलत नहीं है। और इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर जाता है इस क्वेश्चन के पूछने के तरीके से, वो जाता है हमारा डी क्वेश्चन राइट। क्योंकि विकास की दर की गति एक सी नहीं रहती, यह सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में अलग अलग होती है। सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में बच्चों यह अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। सभी अवस्थाओं में यह अलग अलग होती है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन, पावलोव। तो सिंपल सा याद रखना, ऐसी कुछ एक परिभाषाएं हैं जो हर एक एग्जाम में पूछी भी जाती हैं आपसे, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्किनर इज द राइट आंसर। ओके, और सिंपल यहाँ पे लिख लेना, रीट मैंस
2023। रीट मेंस 2023 में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, रीट मेंस 2023 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलें। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का आईक्यू होगा। देखो, आपने बहुत अच्छी तरीके से बुद्धि पढ़ रखी होगी, उम्मीद तो यही है, और एक सिंपल सा टॉपिक है जहाँ से हर बुद्धि से दो क्वेश्चन पुट हुए हैं आपके, मोटिवेशन से दो क्वेश्चन पुट हुए हैं, एक क्वेश्चन अभी आपके सीडीपी से देखा गया है, एक क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले शायद समायोजन से भी आपने पढ़ा है। ऐसे कुछ एक क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल टू सॉल्व विद any type of intelligence या any type of personality student had to put their all questions। ओके, तो सिंपल से अगर इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करने की कोशिश करें तो बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत, कौन से टॉपिक के अंतर्गत? बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत एक शब्द है, एक व्यक्ति है, नाम है एस के। शाहरुख या सलमान खान बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है ईस्टर्न व कोहलमान। ईस्टर्न व कोहलमान ने एक बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था, और वो सूत्र था मानसिक आयु मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु। लेकिन यह सूत्र पूरी तरीके से अपूर्ण था। अपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें गुणा 100 नहीं था। किसी भी परसेंट या वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें 100 से गुणा चाहिए। तो इस सूत्र में संशोधन किया था विलियम ईस्टर ने, और ये जो कब की बात है, 1912 की बात है। और 1916 में इसमें संशोधन होता है। 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का एक सूत्र दिया था, आईक्यू ज्ञात करने का एक सूत्र दिया था, और वो सूत्र था मानसिक आयु मेंटल एज वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इस सूत्र में अगर इस क्वेश्चन के डेटा को रखें तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। तो चेक करते हैं। एक 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, और मानसिक आयु कहाँ पे आनी है? ऊपर आनी है, 16 वर्ष बटे 25। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी? 25 गुणा 100। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से कर लेंगे। इसको आप काट सकते हैं 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 16 चौका 64 इसका राइट आंसर है। क्या? 16 चौका 64 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। 156 गलत है, 100 गलत है, 64 बिल्कुल राइट है, और ये गलत है। जो हमारा जो राइट आंसर है बच्चों वो कौन सा है? 64 इज द राइट आंसर। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व का आंकलन विधि ही कौन सी है? किसी भी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आंकलन विधि कौन सी है? तो किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने के लिए कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति तिरस्कृत व्यक्तियों के बारे में पता लगाने के लिए, तो हम बात करते हैं समाजमिति विधि की। कौन सी विधि की? समाजमिति विधि की अपन बात करते हैं। देखो, जो आपको यहाँ से एक चीज बताता हूँ आपको, सिंपल सी, मैंने पहले भी कहा है, ट्रिक याद रखो और पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, पूरी गारंटी इस चीज की। साइकोलॉजी को 100% ट्रिकी बेस्ड राजस्थान में केवल इस चैनल पे बनाया गया है। तो आपके सामने कुछ एक बिंदु रखते हैं। देखो, व्यक्तित्व मापन की विधियां मैं बता रहा हूँ। व्यक्तित्व मापन की विधियां मापन की विधियां अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। और व्यक्तित्व मापन की विधियां होती हैं आपकी दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तित्व मापन की विधियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधियों का जो संबंध होता है वह होता है अचेतन मन से। अचेतन मन से
और अप्रक्षेपी विधियों का जो संबंध होता है वह होता है चेतन मन से। अच्छा, अप्रक्षेपी विधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो वो भी होती हैं आपके दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, और दूसरी होती है वस्तुनिष्ठ। सिंपल सी दो चीज याद रखनी है आपको। अगर एक पर्सनल एक किस्सा बताऊं तो अ, आपको भी ऐसे आने हैं कि मेरा एक झगड़ा हुआ मेरी मैडम से, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों ही बर्ताव कर रही है। वर्षों से इस तरीके की कुछ ये चीज़ देखने को मिल रही है, भी सिम्टम्स मुझे मिल रहे हैं। बिल्कुल आपको हंसी आने वाली है। एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना कि मेरे वाली ऐसी क्यों है, सबको याद हो जाएगी। मेरी वाली नहीं, ट्रिक याद हो जाएगी। मेरे वाली ऐसी क्यों है और कब से है, आप सबको आंसर देना है परसों से। कब से है? परसों से। मेरे वाली ऐसी क्यों है, और वो ऐसी तो है लेकिन कब से है? परसों से है। देखो सिंपली वे में इसको डिकोड करते चलो। यहाँ से हटा रहा हूँ। ए ऑटोबायोग्राफिक मेथड, ऑटोबायोग्राफिक ऑटोबायोग्राफिक मेथड। एक दूसरी विधि है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड। तीसरी एक विधि की आप बात करते हैं, इंटरव्यू, इंटरव्यू। और चौथी एक विधि आप पढ़ते हैं क्वेश्चनरी। इसको आपने नाम दिया आत्मकथा विधि। इसको नाम दिया व्यक्ति इतिहास विधि। इसको नाम दिया साक्षात्कार विधि। इसको नाम दिया प्रश्नावली विधि। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फिजिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल। नेक्स्ट है सोशियोमेट्री। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। इसको आपने नाम दिया शारीरिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण। इसको नाम दिया क्रम निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मापनी। समाज मिति विधि, समाज मिति विधि। और निरीक्षण विधि। ओके, तो ये कुछ आपके आपको थोड़ा कुछ हेल्प कर सकती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं, ये पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। अब आपको सिंपल सी कभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा या फिर कभी देखते हैं आपकी ये जो ये विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां, सिंपल ओनली एक लाइन, क्योंकि हम पहले से कमिटमेंट है कि आपको ये जो साइकोलॉजी कराई जाएगी पूरी तरीके से शॉर्ट ट्रिक बेस्ड कराई जाएगी 110%। पूरी साइकोलॉजी को 300 पेजों में और 300 को 30 में और 30 को 3 पेज में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं कर ही देंगे, निश्चिंत रहिएगा आप। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? किसी भी बालक, देखो आंसर वह खुद से दे चुका है, किसी भी बालक के
आकलन हेतु व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? ये पिछला पिछला प्रक्षेपी विधियों से और यह है प्रक्षेपी विधियों से। सिंपल वे में एक लाइन याद रखेंगे और वो लाइन है सिंपल वे में, तारा इस तोते से कैट अच्छी। जितनी भी आपकी व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं उनमें से 95% विधियां केवल 3 लाइनों में आपकी कवर होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? तारा इस तोते से कैट अच्छी। और देखो, आई एम नॉट एक्सपीरियंस एंड इसके लिए आप एक चीज याद रखें। आपने सुना है कभी किसी प्यार में लिफाफा जलता है? किसी के जले हैं? उम्मीद है कुछ बच्चों के जले हों और कुछ के नहीं भी जले हों, जरूरी नहीं है। लेकिन सिंपल सी लाइन याद रखना कि इस प्यार में, इस प्यार में नहीं, हर प्यार में, सॉरी टू से, शायद किसी के नहीं भी जले हों, तो एक लाइन याद रखना, हर प्यार में लिफाफा जलता है। हर प्यार में लिफाफा जलता है। हर प्यार में लिफाफा जलता है। देखो, सिंपल वे में कवर करते चल रहे हैं। ता से तस्वीर कुंठा परीक्षण, तस्वीर कुंठा परीक्षण किसने दिया था? रा से रोजनविंग ने। किसने दिया? रा से रोजनविंग ने। आईसी से, आई से आप कवर करो, आईबीटी किसने दिया? हरमन रोरसा। हरमन रोरसा के द्वारा यह परीक्षण दिया गया है। एस से एससीटी, क्या? एससीटी, एससीटी किसने दिया? पाइन एवं टेंडलर। पाइन एवं टेंडलर। टीएटी मॉर्गन मुर्रे। मॉर्गन एवं मुर्रे। इसको आप एसएटी और सीएटी दोनों किसके द्वारा दिए गए हैं? लियोपाल्ड बेलक। लियोपाल्ड बेलक के द्वारा यह विधि दी गई है। सिंपल विधि, अगर थोड़ा सा और इसको आगे चलें, 1-2 मिनट और इस पे खर्च करें तो पूरी विधियां यहीं पे कवर अप होती है हमारी। और वो कैसे होंगी देखते चलते हैं। देखो, हर प्यार में लिफाफा तो जलता है, लेकिन किसके कितने लिफाफे जले? याद रखना, रोजन विंग ने जलाए थे 24 लिफाफे, हरमन रोडसा ने जलाए थे 10 लिफाफे, 10 कार्ड आप कह सकते हैं। पाइन एवं टेंडलर बिल्कुल भी रिस्की व्यक्ति नहीं लगा मुझे। उसने कहा कि यार लिफाफे क्या मतलब है, अपन कह के ही बोल देंगे। तो इन्होंने किसी भी व्यक्ति के मापन के लिए अधूरे वाक्यों का प्रयोग किया। इसका अधूरे वाक्यों का प्रयोग किया। अधूरे वाक्य दिए कि कार्ड वार्ड कुछ नहीं है, अपन अधूरे वाक्य लिखेंगे। नेक्स्ट, मॉर्गन एवं मुर्रे थे। इन्होंने 30 कार्ड तो थे इनके पास, लेकिन एक खाली भी रखा, जाने पता नहीं कब कौन सी सिचुएशन में काम आ जाए। तो उन्होंने एक कार्ड खाली रखा और इसने जलाए 10 कार्ड। कितने कार्ड? 10 कार्ड। अब आपके सामने कुछ एक संख्या पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है, जिसमें से आपके सामने है। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे बनते हैं इस 10 कार्डों से, क्योंकि इसमें से 2 कार्ड ब्लैक एंड रेड के होते हैं। 2 कार्ड ब्लैक और 2 कार्ड ब्लैक एंड रेड के, 3 कार्ड मल्टी कलर के, मल्टी कलर, और 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट कार्ड होते हैं। ओके ना? अगर अपन बात चलें तो ऐसी बहुत सारी बातें हो जाएंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन को, इसको ही अगर डिस्कस करने लगे पूरे 1-2 घंटे का समय चाहिए बच्चों। तो एक केवल ये चीज़ें आपको कवर कर सकती हैं। पूरी साइकोलॉजी 110% हमारी
शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है, एक बार आप इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन अगले क्वेश्चन पे चले, जिस प्रक्रिया में व्यक्तित्व दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। मतलब सिंपल सी आपको हिंट दे रहा है, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके सीख रहा है। एक व्यक्ति जो स्वयं दूसरों को देख के सीखता है, किसको? दूसरों के व्यवहार को देख करके सीख रहा है। निम्न में से कौन से अधिगम या कौन से सिद्धांत से संबंधित ये बात है? तो सिंपल वे में अगर अपन कहें तो अनुबंधन से संबंधित है, सामाजिक अधिगम से संबंधित है, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो सिंपल सी अगर अपन बात करें तो जब दूसरों को देख करके सीखा जाता है, दूसरों को देख करके सीखना, दूसरों को देख करके सीखना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अनुकरण कहलाता है। अनुकरण कहलाता है। और अनुकरण की अगर अपन बात करें तो एक सिद्धांत सीधे सा आप जाता है, सामाजिक सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत की अपन तरफ चलते हैं। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत की तरफ चलते हैं। किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट बांडोरा के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट बांडोरा के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। कब दिया गया? 1977, 1977 में यह सिद्धांत दिया गया। अल्बर्ट, इस सिद्धांत में प्रयोग किस पे किया गया? तो जीवित जोकर पर यह प्रयोग किया गया। प्रयोग जीवित जोकर पर। भविष्य में अपन बहुत जल्दी इस सिद्धांत पे, क्या हर एक सिद्धांत पर जो, अच्छा इसका राइट आंसर क्या है? एक्चुअली इसका जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ओके, तो इसी के साथ आपकी सीरीज आज कंप्लीट होती है। अच्छा ओके। अच्छा अगर अपन बात करें कि जो भी आपके सामने सिद्धांत हैं या जो भी आपकी सीरीज हुई है उनमें से आप इजीली तरीके से एक एक क्वेश्चन आप वापस से चेक कर सकते हैं, जहां आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। और समझ के साथ साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मनोविज्ञान जैसा कोई डर अगर आपके कहीं भी है तो शॉर्ट ट्रिक बेस से उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी से संबंधित या मेथड से संबंधित है, इसके बाद अपन हमारी जो अगला मैं अगर टास्क आपको बताऊं कि हमारा क्या प्लान है, तो प्लान के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो ये छोटा सा अपन एक टास्क लेके चल रहे हैं। जितने भी रीट मेंस 2023 के क्वेश्चन आए हुए हैं L1 में, L2 SST, L2 हिंदी, L2 मैथ साइंस, L2 संस्कृत, L2 आपका सिंधी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, ये जो भी 6-7 भाषाओं के साथ जो L2 कंडक्ट किया जाता है, सब लगभग 6 से 7 भाषाओं में ये कंडक्ट किया जाता है। तो लगभग एक L2 के लगभग 80-90 क्वेश्चन आपके बनते हैं इसके। ओके, और दूसरे सेशन में अपन बात करेंगे जो भी सेकंड ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में। ओके, अपन बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जितने भी पारियों में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचता है तो इसके अलावा अपन बात करेंगे आपकी टीचिंग मेथड्स की। इसकी बात करेंगे, टीचिंग मेथड की अपन बात करेंगे बच्चों। और टीचिंग मेथड की जितनी भी जो भी समस्याएं हैं कुछ बच्चों की या है भी नहीं भी, तो आप तो एक सिंपल सी चीज याद रखना, ट्रिकी क्लासेज है ये, ट्रिकी क्लासेज, जिसमें आपको साइकोलॉजी और मेथड पूरी तरीके से शॉर्ट ट्रिक बेस्ड कराई जाएगी। क्वेश्चंस के माध्यम से अभी कभी टाइम मिला तो एक मैराथन भी रखेंगे जिसमें आपको संपूर्ण साइकोलॉजी को अपन रखेंगे आपके सामने। इसके अलावा मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। ओके एक सेकंड। तो
इसी के साथ अपन कल आते हैं, कल सेम इसी टाइम पे अपन मिलते हैं आपको। ओके, शुक्रिया।